हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल। ठीक है, तो ये आपके क्लास 9th के अंदर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सेल क्या है, कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, ये अपन धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आएंगे वैसे वैसे कवर करते जाएंगे। ज़्यादा लेक्चर नहीं बनेंगे, ऑलमोस्ट हम 3 लेक्चर्स इसके बनाएंगे जिसके अंदर पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बेसिक क्या करेंगे, आज जानेंगे कि सेल क्या है, कैसे डिस्कवरी है, किन किन लोगों ने सेल की डिस्कवरी के अंदर अपनी भागीदारी निभाई है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज अपन कवर करेंगे। समझ में आ गई पूरी बात है? तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, अब ये सेल, ठीक है, एक तो वो सेल होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं तब काम आता है, एक ये सेल है जो कि बायोलॉजी में काम आता है। ठीक है, दोनों का ही काम क्या होता है कि सर्किट को एनर्जी देना। ठीक है, अब देखो अपनी सेल होती है ना, सेल की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी कि सेल इज द बेसिक, ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अपनी लाइफ की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की, उसकी बॉडी की जो सबसे छोटी जो यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हो गया, यानी दिखने में कैसी होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई जैसे एटम को कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसके आगे आप आगे उसका विभाजन नहीं कर सकते, तो उसको आप एटम बोलते हो, परमाणु बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही अपने शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, अपनी सेल हो गई। स्ट्रक्चरल का मतलब समझ रहे हो ना भाई, स्ट्रक्चर में कैसी होती है। और फंक्शनल का मतलब क्या हो गया कि अपना जो शरीर काम कर रहा है, ठीक है, वो किस आधार पे कर रहा है, सेल पे कर रहा है। ठीक है, तो वही हो गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ, अपनी लाइफ की सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, ये चीज होगी सेल। आगे और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो डिस्कवरी है वो उसकी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने कैसे देखा था, इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, और माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा था, माइक्रोस्कोप के अंडर में इन्होंने बेसिकली कॉर्क सेल को देखा था। ठीक है, कॉर्क सेल जानते हो ना भाई क्या होती है, पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की जो छाल होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है ना, जो हार्ड, ठीक है, बेसिकली उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्क का मतलब तो क्या हो गया, पेड़ की छाल, और उसके जो सेल्स होते हैं बेसिकली उसको क्या बोल देंगे, कॉर्क सेल बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो पेड़ की जो छाल है और उसके जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली डेड होती हैं। ठीक है, मरे हुए होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, बेसिक वो क्या करते हैं कि जो अपने पास पेड़ है, ठीक है, उसको इंजरी वगैरह से बचाना। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, और बेसिकली प्रोटेक्शन भी देते हैं, तो ये चीज़ है। अब देखो जो कॉर्क सेल होती है ना, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे देखने में उनको एकदम छोटे 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 ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखी। ठीक है, रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, और इन्होंने इसको नाम दे दिया क्या, सेल। समझ में आ गई? तो बेसिकली यही है कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे जो कॉर्क सेल होती है, यानी पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, उनके सेल्स को देखा तो कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखी, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो अगर डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुके ने, या कई लोग इसको हुके बोलते हैं, कई इसको हुक बोलते हैं। ठीक है, वो तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो रॉबर्ट जो हुक है उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। अब कुछ और भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्कर्स मिल जाएंगे जो कि सेल के अंदर अपनी भागीदारी को निभाते हैं, जैसे कि ल्यूनेन हुक। इन्होंने 1674 के अंदर बेसिकली 1674 के अंदर इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, फ्री सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और बेसिकली ये जो सेल है वो एक्वेटिक है, यानी पानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ल्यूनेन हुक ने बेसिकली 1674 के अंदर फ्री सेल और एक्वेटिक जो सेल होती है, फ्री सेल, देखो ये जो पेड़ की छाल है उसके अंदर आपको डब्बे 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 ऐसे दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारी सेल साथ में दिखेगी, परंतु एक सिंगल सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ल्यूनेन हुक ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो रोल आता है वो पुरकेंजी का आता है, और जो अपने पास पुरकेंजी साहब है, इन्होंने
सन 1839 के अंदर, ठीक है, 1839 के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोल दो या फिर प्रोटोप्लाज्म बोल दो, भी होते क्या है इनको आगे जानेंगे अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज सन 1831 के अंदर, 1831 के अंदर बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने भी क्या सेल पे पूरा काम किया है। तो ये आपका क्या मैं दे रहा हूँ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ठीक है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है, समझ में आ गई। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लाइफ की। और रॉबर्ट हुके ने बेसिकली माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क सेल, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डेड सेल होती हैं, उनको देखा था, पेड़ की छाल होती है, और कमरे जैसी उन्होंने क्या देखी, संरचना देखी, स्ट्रक्चर देखी, और उन्हीं को नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। फिर एकदम पर्टिकुलर एक सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, ल्यूनियन हुक ने किया था। और फ्री सेल, एक्वेटिक जो अपने पास सेल होती है, पानी के अंदर रहने वाली सेल को इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी की थी। पुरकेंजी ने क्या किया था, 1839 के अंदर बेसिकली साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली न्यूक्लियस की खोज की थी। ये चीज़ क्लियर है। और इन सभी को मिलाते हुए फिर इन्होंने क्या दे दी, फिर इन्होंने प्रपोज्ड कर दी सेल थ्योरी, ठीक है। फिर इन्होंने प्रपोज कर दी सेल थ्योरी, जिसके सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल्स, ठीक है। तो बेसिक ये हो गया कि सबसे पहले ये जो डिस्कवरी हुई है सेल की, अभी जो अपन ने देखी है, इन सभी पॉइंट को साथ में मिलाते हुए इन्होंने एक सेल थ्योरी दे दी। और सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने ये देखा। फिर सेकंड इन्होंने देखो क्या बोला था, सेकंड बेसिकली आपके एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, जिनका क्या नाम आता है, रुडोल्फ बेसिकली वर्च्यू ने बेसिकली यहाँ पे सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट बताया, ठीक है। सेल थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है वो बेसिकली रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था कि अपने पास अगर प्रेजेंट में कोई सेल है, ठीक है, अगर आप कोई भी प्रेजेंट में एक सेल देख रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, तो ये सेल और कहीं से नहीं आई, अपने आप नहीं टपकी है, ठीक है, ये पहले से जो एग्जिस्टिंग जो सेल है उसी से ही आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी। क्या बोला इन्होंने कि अगर अपने पास प्रेजेंट में कोई सेल है तो वो कहाँ से आई है, अपने पेरेंट सेल से आई हुई है, ठीक है। यानी कि इससे पहले भी एक सेल हुआ करती थी, फिर वो सेल डिवाइड हो गई, तो बेसिकली डॉटर सेल्स के अंदर बदल गई। यानी आज जो भी सेल अगर प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है वहाँ से आई हुई है। द प्रेजेंट सेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है, समझ में आ गई। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट रुडोल्फ जो वर्च्यू है उन्होंने क्या बोला था कि अगर प्रेजेंट में कोई सेल है तो वो कहाँ से आई हुई है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो प्रेजेंट अपने पास सेल है वहाँ से आई हुई है, कोई नई सेल नहीं बनती। समझ में आ गई ना भाई, कोई नई सेल नहीं बनती, समझ में आ गई बात है, कोई नई सेल नहीं बनती। वही सेल होती है जो क्या होती है, आगे डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना देती है, ठीक है। फिर वापस ये आगे क्या होती है, डिवाइड होती है। इस डिवीजन को मियोसिस माइटोसिस वगैरह हैं तो उनको अपना लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब अपने आगे चलते हैं और इसमें अपन को क्या पढ़ना है, बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स के नंबर के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली क्या होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया कि केवल वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है। अपने के अंदर तो खरबों अरबों खरबों संख्या के अंदर सेल्स मिल जाएंगे, प्लांट के अंदर, अपने अंदर, सारों के अंदर क्या होंगे, लगभग अरबों खरबों के अंदर सेल है, तब अपन बने, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही सेल से बनते हैं, एक ही सेल से, उसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, सारा का सारा क्या होता है, बेसिकली उस एक सेल के अंदर ही उसका मैकेनिज्म सेटअप होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा
कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अपने पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली क्या होते हैं, मैनी सेल्स होती है, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है और उससे वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ में आ गई बात है। यानी कि बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम हैं, एग्जांपल में आप क्या लगा सकते हो, ठीक है, एनिमल्स लगा दो, बेसिकली अपन एनिमल्स में ही आते हैं, तो एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सारे बेसिकली क्या हो जाएंगे अपने पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात है। तो बेसिकली ये हो गया यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने हुए हैं, और अगर ज़्यादा सेल से बने हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इसके एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह लगा सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल प्लांट्स वगैरह ये सारे आ जाएंगे। अब अपन को जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है जिसके अंदर अपन को क्या पढ़ना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है, यानी सेल के कंपोनेंट्स, यानी सेल किस किस से चीज़ से बना हुआ है। तो सबसे पहली जो अपन बात होती है वो होती है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है, सेल वॉल हो जाएगा। थर्ड अपन क्या पढ़ेंगे, बेसिकली न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको ER बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ आप गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो या गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे अपनी, ठीक है। लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स पढ़ के बाद में अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वोक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। 9th नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वोक्यूल्स के बाद बेसिकली प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल डिवीज़न में दो प्रोसेस होती है, एक होती है माइटोसिस, ठीक है, और सेकंड होती है मियोसिस। तो ये चैप्टर का आपके बेसिक मैंने बता दिया कि इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट होगी कहानी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, और फिर अपन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारे क्या हो गए, बेसिकली एक सेल के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, जो कि लगातार सेल को क्या करते हैं, रन करवाते हैं। और लास्ट में सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। समझ में आ गई। तो ये अपन को मैंने बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ें अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे होंगे। और अगले लेक्चर के अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल्स, प्लास्टिड्स वगैरह जो भी बचे हुए होंगे वो अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। और एक लेक्चर के अंदर अपन सेल डिवीजन कवर करेंगे। तो टोटल 4 लेक्चर्स हो गए इसके, ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, 4 लेक्चर्स इसके बनेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने पास है सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों एक ही बात है। अगर कहीं पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है और कहीं पर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये मेरी सेल है, तो सेल की जो सबसे बाहरी जो परत होती है, ये आउटर जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये जो आउटर कवरिंग है जो क्या कर रही है, बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट, इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर इसको एक कवर बना रही है। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि बाहर के एनवायरनमेंट और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव आपकी एक कवरिंग लगाई गई है, ठीक है। बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं,
जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर कवरिंग। समझ में आ गई? तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तीन चीज़ों से बनती है। सबसे पहला जो है मेरे पास है वो है लिपिड, दूसरा है मेरे पास प्रोटीन्स, और तीसरा मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बेसिक जो मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इन तीन चीज़ों से बनती है, लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड बेसिकली क्या होते हैं? फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होती है? यहाँ पे लिपिड्स की लेयर बनती है। ठीक है, लिपिड्स लेयर। तो इस लिपिड के लेयर में ऊपर की तरफ फैट के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी क्या है? बेसिकली फैट के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं? बेसिकली आयंस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो सेल मेम्ब्रेन पहले क्या हो जाएगी? दो लिपिड के लेयर से बन जाएगी। ठीक है, इनके बीच में बेसिकली क्या होता है? ठीक है, इनके बीच में बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ ऊपर और यहाँ नीचे की तरफ क्या होते हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो बेसिकली बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन दो लिपिड लेयर से और कुछ प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ठीक है, अब बेसिकली बात है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बड़े भारी भारी नाम है ना। तो बेसिकली बात करें तो ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप ऐसे बोल दो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। परमिएबल का बाद में मतलब बताते हैं। तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ को अंदर नहीं जाने देगी, कुछ चुनी हुई जो चीज़ें होंगी वही इसके अंदर जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जितनी भी मूवमेंट होगी वो दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहली तो हो जाएगी पैसिव मूवमेंट बोल सकते हो, और एक हो जाएगी एक्टिव। मैंने इसको दो भाग में बांट दिए। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली पैसिव या फिर एक्टिव। ठीक है, दो तरीकों से क्या हो सकती है? यहाँ पे आपके मूवमेंट हो सकती है किसी भी पार्टिकल की। बेसिकली पैसिव के अंदर क्या होगा? पैसिव के अंदर आपको डिफ्यूजन ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। पैसिव क्या होता है? पैसिव आपके बेसिकली यहाँ मान सकते हो कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, एनर्जी का वेस्टेज यहाँ पे नहीं होगा। सेल को कोई भी एनर्जी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है उन पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए। ठीक है, कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगेगी। पैसिव होता है। ज़्यादातर डिफ्यूज़न या फिर ओस्मोसिस यहाँ पे दिखेंगे। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है किसी भी बेसिकली एयर का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होने में। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो आपकी मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ऑक्सीजन और CO2, ये जो दोनों गैसेज हैं बेसिकली सेल के इस सेल मेम्ब्रेन से आराम से पास हो सकती है और वापस भी CO2 आराम से निकल सकती है। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ऑक्सीजन अंदर आई और CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, देखो बेसिकली मान लो कि ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ऑक्सीजन पास कर रहा है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? यानी मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा। यहाँ मान लो एक सेल है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया? ये डिफ्यूजन हो गया। वाटर है ना, वाटर बेसिकली क्या होता है कि ये अंदर आसानी से नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये क्या है? मेम्ब्रेन है, वो फैट से बनी हुई है, और फैट आपको पता है कि ऑयली सबस्टेंस होता है, तो ऑयल है वो बेसिकली वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो इस वजह से जैसे ही वाटर इसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो वापस क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो वाटर के मूवमेंट के लिए बेसिक क्या होती है? कुछ प्रोटीन्स है, जैसे ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? एज आपके एक कैनाल सी बना देते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके क्या बना देते हैं? पाइपलाइन बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? पोरोफिन्स बोलते हैं। ठीक है,
पोरोफिन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोरोफिन्स है ये क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अभी मैंने बताया था ये प्रोटीन है। ये एज या आपके क्या बना देगा, एक पाइपलाइन बना देगा जिसके थ्रू क्या हो सकता है, वाटर आराम से क्या हो जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी काम अपने आप ही होता है क्योंकि कुछ प्रोटीन से बनी हुई जो पाइपलाइंस होती है वो रेगुलर रहती है, खुली रहती है। जब चाहे वाटर अंदर आ सकता है, जब चाहे वाटर बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसी प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है और ये एक मेम्ब्रेन के जैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ओस्मोसिस हो गया और डिफ्यूजन हो गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली क्या करती है कि ऑक्सीजन गैसेज वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है आराम से, ठीक है। क्योंकि इन लिपिड्स के बीच में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो आराम से क्या हो सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन CO2 वगैरह ये सारे क्या होंगे, आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, और बाहर भी आ सकते हैं। तो बेसिक क्या हो गया, वहाँ पे एनर्जी की कोई वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक ये हो गया। और वही काम क्या हो जाएगा, मान लो सेल के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा भरी हुई है और पास में क्या है, अपने ब्लड वेसल है, तो CO2 क्या हो जाएगी, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो गैसेज का एक्सचेंज हो गया। वाटर बेसिकली एक प्रोटीन से बनी हुई है, पाइपलाइन के थ्रू अंदर आता है और बाहर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैसिव आपके ट्रांसफर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ का। अब एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एक एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये एनर्जी बेसिकली ATP में होती है। तो बेसिक आपको क्या करना पड़ेगा, सेल है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अंदर लाने के लिए एनर्जी देगा, ठीक है। और ये एनर्जी बेसिकली क्या होगी, यही प्रोटीन की बनी हुई कुछ एक पाइपलाइंस होगी जो कि सेल से कनेक्टेड होगी यहाँ पे, ठीक है। ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया और ये अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर और अंदर वाले एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करती है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर मान लो अगर आपको सोडियम, ठीक है, आपको सोडियम या फिर पोटेशियम अगर आपको क्या करना है, इस पाइपलाइन से क्या करना है, अगर अंदर लाना है, ठीक है। तो पाइपलाइन से अगर अंदर लाना है तो ये क्या होते हैं, हर टाइम खुले नहीं रहती, ठीक है। जैसे ही क्या करता है सेल, कुछ एनर्जी यहाँ पे इस पाइपलाइन पे भेजता है, तब क्या होता है कि सोडियम या फिर पोटेशियम अंदर आ जाते हैं और कुछ चीज़ों को बाहर भी भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एनर्जी लगेगी, समझ में आ गई। तो ये है, तो एयर वाटर ये तो आराम से फ्लो कर जाएंगे, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली गैसेज है वो आपके डिफ्यूजन से पास हो जाएगी और जो वाटर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्वाफिन्स की सहायता से ओस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा अंदर आ जाएगा और बाहर भी निकल सकता है। और बेसिकली सोडियम पोटेशियम जैसे जो सॉल्ट है, अगर उनको अंदर लाना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये पाइपलाइन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये पाइपलाइन खुल जाएगी और यहाँ से सोडियम और पोटेशियम बेसिकली आपके अंदर आ जाएंगे। एक पंप लाइक स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो, जो कि पंपिंग का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगी तो ये पंप स्टार्ट हो जाएगा और सोडियम और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे और बाहर भी निकल सकते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। तो बेसिक आपके सेल जो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके बुक के अंदर इतना दे रखा है, समझ में आ गई पूरी बात। तो एक बार फिर से अगर रिवीजन करना है, कहाँ से करें, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, आउटर कवरिंग है किसी सेल की जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग अलग करती है। ये लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बनती है, ठीक है। और इसके अक्रॉस में क्या होता है, पैसिव और एक्टिव दो प्रकार की क्या होती है, मूवमेंट होती है। पैसिव के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव के अंदर एनर्जी चाहिए। बेसिकली जो गैसेज है वो डिफ्यूजन के द्वारा आराम से अंदर और बाहर आ सकती है, जबकि वाटर है वो पैराफिन्स वगैरह से, पोरफिन से होते हैं, उससे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी नहीं चाहिए। जबकि एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए। सोडियम पोटेशियम जैसे सॉल्ट को अगर अंदर लाना है तो एज ए पंप के जैसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, यानी कि अलग अलग एनवायरनमेंट में सेल कैसे रहती है, तो वो बात करते हैं। तो तीन प्रकार की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहली होती है हाइपरटोनिक, ठीक है। दूसरी होती है मेरे पास हाइपोटोनिक, ठीक है। और एक तीसरा मेरे पास होता है आइसोटोनिक। तो तीन प्रकार के एनवायरनमेंट सेल है वो झेलती है, ठीक है। तो बेसिकली हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीन अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, और उसके अंदर सेल को डाल दिया जाए तो सेल का क्या होगा वो देखते हैं। तो हाइपरटोनिक क्या होते हैं, बेसिकली मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी जबकि वाटर बहुत कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अपन ने क्या कहते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था, और उसके अंदर क्या बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम होता है,
यानी वाटर यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ऐसे हालात में क्या होगा, मान लो ये मेरे पास सेल है, ठीक है, और इसको मान लो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जिसके अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और वाटर बहुत कम है। तो यहाँ वाटर हो गया और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो ये अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूव कर देगा। तो सेल क्या हो जाएगी, बेसिकली बहुत ही पतली हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, बहुत पतली सेल हो जाएगी, ठीक है, एकदम फिस जाएगी। और ऐसे को बोलते हैं अपनी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि बेसिकली अगर सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें वाटर बहुत कम है और सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो सेल का जो वाटर होता है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इससे सेल क्या हो जाएगी, बहुत थिन हो जाएगी। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक बेसिकली क्या हो जाएगा कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मान लो मैंने एक सेल ली और इसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर क्या है कि वाटर हो गया अपने पास बहुत कम और यहाँ वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा। तो वाटर क्या करेगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, तो सेल बहुत फूल जाएगी, ठीक है, ऐसे बहुत साइज़ में बहुत बड़ी हो जाएगी। और ऐसे को अपन क्या बोलते हैं कि जब साइज़ फूल जाता है तो उसको बोलते हैं साइटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, साइटोलाइसिस बोल देंगे। नेक्स्ट है आइसोटोनिक में क्या होता है कि ना तो ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है और ना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन में डालने पे क्या होगा, सेल बड़ी खुश होगी, ठीक है, और स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेबल कंडीशन है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि सेल ना तो फूलेगी, ठीक है, और ना ही बेसिकली फिसेगी, ठीक है, और इसके अंदर सेल एकदम स्टेबल हो जाएगी और सेल बड़ी खुश हो जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपनी एकदम स्टेबल पोजीशन के अंदर है। समझ में आ गई। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हो तो सेल क्या हो जाएगी, फिस जाएगी, यानी कि थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और हाइपोटोनिक में डालते हो तो सेल फूल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, और इसको साइटोलाइसिस बोलते हैं। और आइसोटोनिक में सेल स्टेबल हो जाएगी, ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ना ज़्यादा डाइल्यूटेड। यहाँ आप लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड बराबर क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले आप इतना इसमें नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे देखते हैं जिसके अंदर अपन को पढ़ना है सेल वॉल, ठीक है। तो सेकंड ऑर्गेनल है सेल का, तो अपन पढ़ते हैं सेल वॉल। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल वॉल हर सेल के पास नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिकली किसके पास होती है, प्लांट के पास होती है और बैक्टीरिया के पास होती है। क्यों होती है इनके पास, क्योंकि देखो अपन तो क्या है, चल फिर सकते हैं, अगर कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो अपन अपने आप को क्या है, कवरिंग कर सकते हैं, अपने स्केलेटन है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है। पर प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको क्या करना पड़ता है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनको एक क्या चाहिए, बेसिकली एक मजबूत चीज़ चाहिए जो कि उनकी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो बेसिकली भगवान ने उनको क्या दे दिया, सेल वॉल दे दिया, ठीक है। तो बेसिक अगर बात करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 के अंदर इसको देखा था, ठीक है। और बेसिकली मैंने ये डेट पहले बताई नहीं थी शुरुआत में, ठीक है। तो ये जो सन है, ठीक है, ये जो ईयर है ये आप ध्यान में रखना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर बेसिकली क्या किया था, सेल वॉल को देखा था। मैंने बोला था ना कॉर्क सेल, और कॉर्क सेल क्या होती है, बेसिकली पेड़ की छाल होती है और पूरी की पूरी बेसिकली क्या होती है, प्लांट को कवर करने में मदद करती है। तो वो एज ए क्या होगी, आपकी सेल वॉल हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे सेल वॉल है वो काफ़ी थिक पाई जाती है, ठीक है, एकदम प्लांट के बाहर बाहर कवरिंग में, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसको लगातार काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, और कैन ग्रो, और ग्रो भी हो सकती है, ग्रोथिंग भी इसकी चलती रहती है, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, यानी कि अगर बेसिकली बाहर से मान लो कोई प्रहार हो रहा है पेड़ पे, तो उसको बचाने के लिए बेसिकली सेल वॉल मदद करेगी। पैथोजेंस के अटैक को भी क्या होगी, रोकेगी, ठीक है। मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्लांट का मान लो कोई डिजीज़ है, तो बेसिकली उससे बचने के लिए क्या होगा, सेल वॉल मदद करेगी, ठीक है। तो रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया, काफ़ी कठोरता, ठीक है, यानी कि जो अपने पास प्लांट है उसको मजबूती देने का काम भी कौन करेगी, सेल वॉल करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करेगी और प्लांट को सपोर्ट भी देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। तो सेल वॉल के बारे में मैंने बता दिया, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट और बैक्टीरिया की। सबसे पहले हुके ने इसको 1665 के अंदर देखा था। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो भी कर सकती है। फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, पैथोजेंस के हमले से बचाती है, रिजिडिटी से बचाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर
देती है और से प्लांट को सपोर्ट भी करती है। ठीक है, तो बेसिक ये आपका हो गया। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन दो ही पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, ये दो अपने कवर हो गए हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर बड़े अपन यहीं समाप्त करते हैं और न्यूक्लियस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये काफ़ी बड़ा बेसिकली लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने आज सेल की डिस्कवरी, सेल क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन न्यूक्लियस, ठीक है, और साथ में एक दो सेल ऑर्गेनल्स को भी डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।